आज 201 से शुरू करते हैं इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश हिस्ट्री। 201 क्वेश्चन है कि जब इंग्लैंड में नॉर्मन कॉन्किस्ट की विजय हो गई 1066 में, तो फिर 3 भाषाओं को नेशन यानी राष्ट्र की भाषाएं बन गईं। 2 शताब्दियों तक कम से कम ये तीनों भाषाएं राष्ट्र की भाषा बनी रहीं नॉर्मन कॉन्किस्ट की विजय के बाद। तो वो 3 भाषाएं कौन सी थी? तो आप लोग सभी जानते ही होंगे। वो 3 जो भाषाएं थीं इंग्लैंड में नॉर्मन विजय के बाद में, अंग्रेजी थी, फ्रेंच थी और लैटिन थी। अंग्रेजी, फ्रेंच और लैटिन। तो ऑप्शन सी सही है। 202 क्वेश्चन कह रहा है कि काव्य के रूप में जो सबसे पहले बाइबल का इंग्लिश वर्जन था, किसने प्रिंट किया? तो काव्य के रूप में वर्ष डिविजन्स के साथ में जो इंग्लिश वर्जन था, सबसे पहले तो इस पुस्तक को लिखा था द जिनेवा बाइबल। पहली इंग्लिश न्यू टेस्टामेंट का जो 2 चैप्टर थे वर्ष डिवीजन में, वो जिनेवा बाइबल में मिले 1560 में। रॉबर्ट एस्टीन ESTIENE रॉबर्ट एस्टीन जो है पहला व्यक्ति था जिसने कविता को प्रत्येक चैप्टर में नंबर दिए, विशिष्ट रूप से वर्नाकुलर एडिशन में न्यू टेस्टामेंट में 1551 में, और हेनरी बाइबल ने 1571 में। मतलब ये कह रहा है कि कौन सी बुक सबसे पहले वर्जन प्रिंटेड में वर्जन हुई वर्ष डिवीजन के साथ में। तो उसमें आपको पहली बुक जो न्यू टेस्टामेंट की थी, दोनों चैप्टर के साथ में वर्ष डिवीजन में प्रकाशित हुई जिनेवा बाइबल, जिस 1560 में। रॉबर्ट एस्टीन जो साहब थे, उन्होंने वर्ष में प्रत्येक चैप्टर को वरना स्पष्ट रूप से न्यू टेस्टामेंट में 1551 में प्रकाशित किया, और हेब्रू बाइबल 1571 में टोटल प्रकाशित हुई। तो ये 202 हुआ। 203 क्वेश्चन कहता है कि शेक्सपियर के समकालीन में कौन सा राइटर ट्रेजेडी नहीं, मतलब समकालीन में कौन सा ट्रेजेडी नहीं लिखता था? तो थॉमस किड तो थे उनके समय में। Who among Shakespeare's contemporaries did not write tragedies? तो थॉमस किड तो लिखते थे ट्रेजेडी उनके समकालीन में। जॉन लिली ये नहीं लिखते थे। बाकी क्रिस्टोफर मार्लोवे, बेन जॉनसन ये समकालीन थे और ट्रेजेडी भी लिखते थे। शेक्सपियर के समकालीन में जॉन लिली जो थे वो ट्रेजेडी नहीं लिखते थे, वो कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। उनकी कॉमेडी जैसे इफियस EUPHEUS इफियस, द एनाटॉमी ऑफ विट 1578 में आई। इफियस इफियस द एनाटॉमी ऑफ विट 1578 में। और इफियस एंड हिज इंग्लैंड, इफियस द एनाटॉमी ऑफ विट 1578 में आई, और इफियस इफियस एंड हिज इंग्लैंड ये 1580 में आई। तो ये कॉमेडी लिखते थे, और फ्रॉम विच ऑरिजिनेटेड इफ्यूइज्म इन इंग्लिश प्रोज, और इन्हीं की इन कॉमेडीज से इफ्यूइयस द एनाटॉमी ऑफ विट 1578 में, और इफ्यूइयस एंड हिज इंग्लैंड 1580 में, इन्हीं में से एक शब्द ऑरिजिनेट हुआ इफ्यूइज्म, EUPHUISM। इफ्यूइज्म जो है इंग्लिश प्रोज में इन्हीं से ऑरिजिनेट शब्द हुआ, EUPHEUS।
2004 में लिखा है द फर्स्ट ऑफिशियल रॉयल पोएट लॉरेट इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री वाज। पहला ऑफिशियल रॉयल पोएट जो है इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री में कौन बना? तो जॉन ड्राइडन साहब जो है आधिकारिक रूप से रॉयल पोएट लॉरेट बने इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री में। ड्राइडन जो साहब थे 1668 से 1689 तक पोएट लॉरेट रहे। दूसरे जो पोएट लॉरेट रहे वो सैडवेल रहे, SHADWELL सैडवेल साहब रहे 1689 से 92 तक। और तीसरे रहे नैहम टेट, नैहम टेट जो थे वो तीसरे थे 1692 से 1715 तक। तो पहले जो है वो जॉन ड्राइडन, दूसरे सैडवेल, तीसरे नैहम टेट। ड्राइडन साहब 1668 से 89 तक, सेकेंड सैडवेल 89 से 92 तक, नैहम टेट 92 से 1795। तो सही है जॉन ड्राइडन। 205वां क्वेश्चन है कि राजा का आसेसन होने के बाद जेम्स फर्स्ट में इनॉग्रेट दी जैकोबियन एज। जब जेम्स राजा किंग्स जेम्स जो हैं वो सत्तारूढ़ हुए शासन में, मान लो राजगद्दी पर बैठे, तो जैकोबियन एज स्टार्ट हुआ। तो पूछ रहा है जेम्स प्रथम जो है कब शासन पर बैठे, कब गद्दी पर बैठे? तो किंग्स जेम्स प्रथम जो है 1603 ईस्वी में एसेसन हुए, ASCENSION एसेंसन। किंग जेम्स फर्स्ट इनोग्रेटेड हुए। जैकोबियन एज तब से शुरू हुआ 1603 से, और जैकोबियन एज बिगिंस विद एसेंस ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट 1603 से। 204 में सही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या है बाइबल की डेट ट्रांसलेशन करने की? देखिए सही डेट ये है, टिंडेल बाइबल 1526 में आई, किंग जेम्स की 1611 में आया, और रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन 1946 से और 1952 में आया, और होलमैन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड वर्जन 1999 में आया। तो ये सही सीक्वेंस है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। टिंडेल किंग की बाइबल पहले आई 1526 में, जेम्स वर्जन का 1611 में, रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन 1946 और 1952 में, होलमैन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड वर्जन 1919 में। तो ये सही क्रम है, टिंडेल बाइबल, किंग जेम्स वर्जन, रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन, होलमैन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड वर्जन, ये सब सीरियल से आए। टिंडेल बाइबल 1526, किंग जेम्स वर्जन 1611, रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन 1946 1952, होलमैन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड वर्जन 1999। 2007 में ड्राइडन साहब ने ऑल फॉर लव लिखा। तो ये ऑल फॉर लव जो जॉन ड्राइडन साहब ने लिखा 1677 में, तो ये लिखा किस में? तो इसको लिखा उन्होंने ब्लैंक वर्स में। ये ऑल फॉर लव एक हीरोइक ट्रेजेडी थी जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई, और ये मॉक हीरोइक ड्रामा विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा की नकल की गई थी। ऑल फॉर लव जो है एक हीरोइक ट्रेजेडी है, 1677 में लिखी गई ब्लैंक वर्स में, और ये कॉपी थी, इमिटेशन था विलियम शेक्सपियर्स ट्रेजेडी एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। 208वां है कि जॉन ड्राइडन ने जो हीरोइक ट्रेजेडी ऑल फॉर लव लिखी, इसकी कहानी शेक्सपियर की कहानी से किससे ली गई है? तो मैंने बताया जो जॉन ड्राइडन ने हीरोइक ट्रेजेडी ऑल फॉर लव लिखी 1677 में, तो इसकी जो कहानी है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा से ली गई है, और इसको लिखा 1677 में और प्रकाशित करवाया 1607 में। नहीं ये कैसा क्या है, अच्छा सॉरी, 1677 में ये ऑल फॉर लव वाला वो हीरोइक ट्रेजेडी ये प्रकाशित हुई,
और जो एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा था वो 1607 में प्रकाशित हुआ था, उसी की नकल की थी जॉन ड्राइडन साहब ने ऑल फॉर लव में। 209 क्वेश्चन कहता है कि कौन से लिटरेरी एज में डिकेन बिलोंग करते हैं, डिकेंस साहब। तो चार्ल्स डिकेंस साहब 7 फरवरी 1812 में जन्मे थे और 9 जून 1870 में इनकी मृत्यु हुई। 7 फरवरी 1812 में जन्मे और 9 जून 1870 में ये इनकी मृत्यु हुई। एक इंग्लिश राइटर थे, सामाजिक समालोचक भी थे। और ये जॉन ड्राइडन साहब जो 7 फरवरी 1812 में जन्मे, 9 जून 1870 में इनकी मृत्यु हुई, ये विक्टोरियन एज से संबंधित थे। किससे? विक्टोरियन एज से। और विक्टोरियन एज 1837 से 1901 तक आता है। विक्टोरियन एज 1837 से 1901 तक आता है। एशियान क्रिटिसिज्म किसके साथ में एसोसिएटेड हुआ? तो एशियान क्रिटिसिज्म जो है वो अलेक्जेंडर पोप के साथ में एसोसिएटेड हुआ। एशियान क्रिटिसिज्म इज ए पोएम written by Alexander Pope. It is written in heroic couplets in 1709. एशियान क्रिटिसिज्म एक कविता है जो अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई और ये हीरोइक कपलेट में लिखी गई एशियान क्रिटिसिज्म। और ये हीरोइक कपलेट में लिखी गई अलेक्जेंडर पोप के द्वारा 1709 में। ये एक काव्य निबंध है। कैसा है? वर्ष ऐसे है जो 1711 में पब्लिश किया गया। 1709 में लिखा गया, 1711 में पब्लिश किया गया। हीरोइक कपलेट्स है ये अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। 211वां है कि द ड्रामा ऑफ आइडियाज इंग्लैंड में 20वीं शताब्दी में किसने शुरुआत की? द ड्रामा ऑफ आइडियाज की जो इनिशिएटेड है इंग्लैंड में 20वीं शताब्दी में किसने इसकी शुरुआत की? तो द ड्रामा ऑफ आइडियाज है, इसकी शुरुआत की बर्नार्ड शॉ ने 20वीं शताब्दी में। ड्रामा ऑफ आइडियाज वाज इनिशिएटेड बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने शुरुआत की। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है वो 26 जुलाई 1856 ईस्वी में जन्मे थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, और 2 नवंबर 1950 को इनकी मृत्यु हुई थी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 26 जुलाई 1856 में जन्मे और 2 नवंबर 1950 में इनकी मृत्यु हुई। वो एक आयरिश नाटककार थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, और इन्होंने इंग्लैंड में 20वीं शताब्दी में ड्रामा ऑफ आइडियाज की शुरुआत की। 26 जुलाई 1856 में जन्मे, 2 नवंबर 1950 को मृत्यु। अच्छा, द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, इसको पेंड किसने किया? PE माने किसने लिखा? PENNED, पेंड माने किसने लिखा। तो द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन जो है वो एक बायोग्राफी है इंग्लिश राइटर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की है ये, और जिसको लिखा है जेम्स बोसवेल ने, BOSWELL। द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन ये एक जीवनी है अंग्रेजी लेखक डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की, जिसको लिखा है जेम्स बॉसवेल ने, JAMES, जेम्स बॉसवेल, BOSWELL, बॉसवेल ने। अगला 213वां क्वेश्चन कहता है कि इंग्लैंड में 1660 में कौन राजा बना? तो चार्ल्स द्वितीय जो थे वो 1660 में इंग्लैंड के राजा बने। चार्ल्स द्वितीय साहब का जन्म 29 मई 1630 में हुआ था और 6 फरवरी 1685 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 29 मई 1630 में जन्म और 6 फरवरी 1685 में इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन राजा ये इंग्लैंड के बने 1660 में, चार्ल्स द्वितीय। 214वां क्वेश्चन कहता है कि जो पुनर्जागरण है उसने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे डाला, सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे डाला? तो रिनेसां का प्रभाव सबसे ज़्यादा अगर पड़ा है
तो रोमांटिक पोएट्स पर पढ़ा है, जो रोमांटिक कवि थे उन पर पढ़ा है। ना जैकोबियन नाटककारों पे पढ़ा, ना आधुनिक कवियों पर पढ़ा, ना यूनिवर्सिटी विट्स पे पढ़ा है रोमांटिक पोएट्स पे। अच्छा, कौन सा इंग्लिश ट्रेजेडी सबसे पहला बताया जाता है? तो गॉर्बोडक जो है, GORBODUC, गॉर्बोडक, जिसको हम लोग फॉरेक्स एंड पोरेक्स भी कहते हैं, FERREX, फॉरेक्स एंड पोरेक्स भी कहते हैं, PORREX, पोरेक्स भी कहते हैं। ये पहला इंग्लिश ट्रेजेडी है जो 1561 में प्रकाशित हुआ। ये थॉमस नॉर्टन के द्वारा लिखा गया। थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकविले, SACKVILLE, थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकविले साहब ने इसको लिखा, गॉर्बोडक, जिसका टाइटल फेरेक्स एंड पोरेक्स भी है, PORREX, पोरेक्स भी है, 1561 में प्रकाशित हुआ। 216वां है, द नॉर्मन कॉन्क्विस्ट ऑफ इंग्लैंड इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स is an important landmark in the history of English literature। नॉर्मन, जो इंग्लैंड में नॉर्मन कॉन्क्विस्ट की विजय हुई हेस्टिंग्स के युद्ध में, वो बहुत बड़ा बदलाव थी, लैंडमार्क थी अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में। और ये जो नॉर्मन की विजय इंग्लैंड में हुई हेस्टिंग्स के युद्ध में, HASTINGS, बहुत बड़ा लैंडमार्क थी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। तो ये कब हुई? तो मैंने अभी बताया था जब शुरुआत की थी, 1066 में हुई। 1066 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशनरी कैंपेन ऑफ द नॉर्मन इन यूरोप। यूरोप में बड़ा अच्छा इनका विस्तृत कैंपेन था नॉर्मन लोगों का। और 1066 में ये युद्ध हुआ जब उन्होंने इंग्लैंड पे आक्रमण किया। तो उस समय नॉर्मन कॉन्क्विस्ट जो विजय हुई, उस समय नॉर्मन के राजा ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी थे, विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी, यानी नॉर्मंडी के राजा विलियम थे। किसके? नॉर्मन लोगों के। 217 क्वेश्चन कहता है कि पहला इंग्लिश में बाइबल का ट्रांसलेशन करने वाला कौन व्यक्ति है? तो जो जॉन वाइक्लिफ थे, WYCLIFFE, जॉन वाइक्लिफ साहब को जो है बाइबल का पहला ट्रांसलेटर माना जाता है अंग्रेजी में। 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में पहला ट्रांसलेटर माना जाता है बाइबल का इंग्लिश में, जॉन वाइक्लिफ साहब को। 218वां क्वेश्चन है कि विलियम कैक्सटन जो है, उन्होंने पहला प्रिंटिंग प्रेस अपना इंग्लैंड में स्थापित किया 1475 में। कहाँ स्थापित किया? तो विलियम कैक्सटन साहब ने 1475 में पहला इंग्लिश प्रेस स्थापित किया इंग्लैंड में। 1475 में वेस्टमिनिस्टर एक स्थान पड़ता है, वेस्टमिनिस्टर, WESTMINISTR, वेस्टमिनिस्टर। कैक्सटन का रोल ये था कि वो प्रिंटर के तौर पर उसको मार्क किया और कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इंग्लिश रिनेसा, और उसने एक योगदान दिया अंग्रेजी पुनर्जागरण में। तो विलियम कैक्सटन ने सेटअप किया फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंग्लैंड इन 1475 एट वेस्टमिनिस्टर। 219वां है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द नेम द वार ऑफ द रोजेज? क्या महत्व है वार ऑफ रोजेज का? क्या नाम है? नाम में क्या रखा है इसमें? देखिए, वार ऑफ रोजेज जो है ये 1455 से 85 तक हुआ, और ये नाम जो है एक सिविल वार्स की सीरीज को दिया गया, जो दो राजाओं के यानी दो शाही परिवारों के बीच में हो रहा था। शाही परिवार क्लेम्स कर रहा था राज्य के लिए, और यॉर्क लोग जो राइवल क्लेम्स कर रहे थे, जो शाही परिवार था वो भी कह रहा था शासन मेरा है, थ्रोन मेरा है। जो यॉर्क लोग थे, YORKS, एंड लैनकेस्टर, जो शाही परिवार दो थे, यॉर्क YORKS और लैनकेस्टर LANCASTR, ये दोनों शाही परिवार, यॉर्क और लैनकेस्टर्स, ये दोनों कह रहे थे कि शासन हमारा है, सत्ता हमारी है, तो दोनों लड़ रहे थे।
अब वार का जो नाम लिया गया है वो दो रोजेज से लिया गया है, जिसका प्रतीक ये है कि ये दोनों रिस्पेक्टिव फैमिली हैं। एक तो रिस्पेक्टिव फैमिली हाउसेस ऑफ लैंकेस्टर, इसको रेड रोज कहते हैं, और यॉर्क फैमिली जिसको वाइट रोज कहते हैं। तो इंग्लिश एरिस्टोक्रेसी में, इंग्लिश राजतंत्र में इन दोनों परिवारों को जो है, जो रेड रोज कहा जाता है वो लैंकेस्टर, LANCASTR, लैंकेस्टर फैमिली को कहा जाता है। जो वाइट रोज है, सफ़ेद गुलाब है, वो यॉर्क है। तो लाल और सफ़ेद गुलाब आपस में लड़े, इसीलिए इसको वार ऑफ रोजेज कहते हैं। लैंकेस्टर और यॉर्क साहब ये शासन के लिए लड़े। 220 यानी अंतिम क्वेश्चन इसका कह रहा है दी स्पेनिश अरमांडा किसके द्वारा, इसमें जो विजय हराया गया, ये युद्ध जो हराया गया स्पेनिश अरमांडा, ये किस सन में हराया गया? तो ये युद्ध जो है स्पेनिश अरमांडा साहब का जो युद्ध है, ये हारा गया 1588 में। 1588 में देखिए स्पेनिश आर्मडा ARMADA ये हारा गया युद्ध 1588 में। उनको हराया गया, इंग्लिश नौसेना ने हराया। उस समय जो कमांड कर रहे थे लॉर्ड चार्ल्स होवर्ड साहब कर रहे थे, और दूसरे जो राजा थे वो फ्रांसिस ड्रेक। मतलब स्पेनिश अरमांडा हराया गया 1588 में, और उनको हराया इंग्लिश नौसेना यानी नेवल फोर्स ने। सेनापति उसमें लॉर्ड चार्ल्स होवार्ड और सर फ्रांसिस ड्रेक थे, FRANCISDRAKE। तो चार्ल्स होवार्ड HOWARD, चार्ल्स होवार्ड और सर फ्रांसिस ड्रेक साहब के कमांड में, चार्ल्स होवार्ड और सर फ्रांसिस ड्रेक के कमांड के अंतर्गत जो है अंग्रेजी नौसेना ने जो है हराया इनको, स्पेनिश अरमांडा। अब उसे तो 220 हो गए, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा है और अच्छा भी लग रहा है, तो फिर इसमें 10-12 क्वेश्चन और देख लेते हैं जहाँ तक हो पाए। 221वां क्वेश्चन है। 221वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसको हाई प्रीस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म कहा जाता है? तो कॉलरिज साहब को ये पदवी दी जाती है कि ये रोमांटिसिज्म के, यानी रोमांटिसिज्म के ये हाई प्रीस्ट हैं, उच्च पादरी हैं। द हाई प्रीस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म, हाई प्रीस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म जो है ये कॉलरिज साहब को कहा जाता है, COLERIDG। अच्छा, रोमांटिसिज्म की उम्र कितनी है? देखिए रोमांटिसिज्म लगभग जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है 1800 से 1850 तक माना जाता है। अब इसमें जो डेट दी गई है रोमांटिसिज्म की, 1800, 1850, 1770 से 1850, 1760 से 1820, 1771 से 1832। तो 1798 जब वो लिरिकल बैलेट हुआ था, और फिर उधर 1837-38, तो इसमें जितनी मिलतू जुलतू डेट है वो 1800 से 1850 है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 223वां क्वेश्चन कहता है जो रिटर्न टू नेचर, ये एक आंदोलन था, और ये जो है रिटर्न टू नेचर जो है ये किस आंदोलन का नारा था? हैज़ टू डू विद, किसके साथ में हुआ? तो रोमांटिक एज जो था, जो रोमांटिक मोमेंट था अंग्रेजी साहित्य में, अंग्रेजी काव्य में, सामान्य तौर पर यही कहा करता था, रिटर्न टू नेचर। रोमांटिक मोमेंट साहित्य में शिफ्ट किया गया कोमलता के द्वारा। इंटेलेक्चुअल रिजॉन्ड अप्रोच ऑफ 1700, यूज ऑफ इमेजिनेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन एंड एन आइडियलिज्म। तो ये जो है नारा था 1700 में, या स्लोगन था रोमांटिक एज का। 224वां क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो लेखक किए गए उनमें नोबेल प्राइज किसने नहीं प्राप्त किया है? तो इसमें जो मुल्कराज आनंद साहब हैं उन्होंने नोबेल प्राइज नहीं प्राप्त किया। बाकी TS इलियट साहब भी प्राप्त कर चुके हैं 1948 में, विलियम फाकनर साहब 1949 में,
और अर्नेस्ट हेमिंगवे 1954 में। लेकिन मुल्कराज आनंद ने नोबेल प्राइज़ नहीं प्राप्त किया है। टी.एस. एलियट 1948 में, विलियम फाकनर 1949 में, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने 1954 में। 225वां क्वेश्चन कह रहा है कि LIPS का क्या एब्रीविएशन होता है, क्या अर्थ होता है संविधान, हमारे संविधान के कॉन्टेक्स्ट में। तो IPC का मतलब होता है इंडियन पेनल कोड, PENAL, इंडियन पेनल कोड। ये एक क्रिमिनल कोड है भारत में और ये 6 अक्टूबर 1860 को इनेक्ट किया गया था, इनेक्टेड कर दिया गया है और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके द्वारा इनेक्टेड कर दिया गया था 6 अक्टूबर 1860 को। IPC इनेक्टेड किया गया है। तो IPC का मतलब होता है इंडियन पेनल कोड। 226वां क्वेश्चन है कि इट हैड बीन पार्ट ऑफ नेल्सन प्रेयर दैट द ब्रिटिश फ्लीट माइट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय ह्यूमैनिटी इन द विक्ट्री विच ही एक्सपेक्टेड। नेल्सन का जो स्वप्न था, क्या स्वप्न था? कह रहा है इट हैड बीन पार्ट ऑफ नेल्सन प्रेयर दैट द ब्रिटिश फ्लीट माइट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय ह्यूमैनिटी इन द विक्ट्री विच ही एक्सपेक्टेड। तो इसमें क्या नेल्सन का ड्रीम था? देखिए, नेल्सन की जो कविता थी नॉट फॉर विक्ट्री, वो विक्ट्री के लिए नहीं थी ब्रिटिश फ्लीट की। इनफैक्ट जबकि ही वाज होपफुल, बल्कि वो आशापूर्ण है विक्ट्री के प्रति। बट ही वांटेड दैट दिस विक्ट्री शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ह्यूमैनिटी। देखो, इस पोएम में जो नेल्सन साहब ने कहा है तो वो कह रहे हैं इट हैड बीन पार्ट ऑफ नेल्सन प्रेयर दैट द ब्रिटिश फ्लीट माइट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय ह्यूमैनिटी इन द विक्ट्री विच ही एक्सपेक्टेड। वो जीत चाहते हैं, लेकिन जीत भी चाहते ही वांटेड, लेकिन वो चाहते हैं लेकिन उनकी जीत मानवता से जानी जाए, ये वो कहना चाहते हैं। और इसमें जो ह्यूमैनिटी की विशेषता बताई गई है, जो मानवता को यूजफुल बताया गया है, वो ज़्यादा बेटर है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा टू सर्व ह्यूमैनिटी। इस प्रेयर में ना तो वो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, ना तो ब्रिटिश फ्लीट की विक्ट्री की कामना करते हैं, वो टू सर्व ह्यूमैनिटी यानी मानवता की मानवता की सर्व करते हैं। 227वां कह रहा है जो 1700 से 1745 तक का पीरियड है वो इंग्लिश लिटरेचर में क्या कहा जाता है? देखिए, जो 1700 से 1745 तक का पीरियड है उसको अगस्टन एज कहते हैं, अगस्टन एज लिटरेचर कहते हैं। कभी कभी इसको मिसलीडिंग से जॉर्जियन लिटरेचर भी कह देते हैं। ये इंग्लिश साहित्य की एक शैली थी जिसमें इस दौरान जो है राइट्स क्यूनेन आए, मतलब जो राजा हुए वो क्यूनेन हुए, जॉर्ज प्रथम हुए और जॉर्ज द्वितीय हुए। 18वीं शताब्दी के आधी शताब्दी तक, 18वीं की आधी शताब्दी तक ये जो राजा हुए क्यूनेन, किंग जॉर्ज और जॉर्ज द्वितीय, किंग जॉर्ज फर्स्ट और जॉर्ज सेकंड। और 1740 में पोप के मृत्यु के साथ में, पोप और स्विफ्ट की मृत्यु के साथ में 1744 में पोप की मृत्यु हुई और 1745 में स्विफ्ट की मृत्यु हुई। तब ये जो है ख़त्म हो गया ये पीरियड अगस्टन एज। तो नहीं समझे? 1700 से 1745 का इंग्लिश लिटरेचर में अगस्टन एज कहा जाता है। कुछ लोग इसको जॉर्जियन लिटरेचर भी कह देते हैं। इसमें राजा रानी एन, किंग जॉर्ज फर्स्ट और जॉर्ज सेकंड ये राजा हुए 18वीं शताब्दी के हाफ सेंचुरी तक। और इस अगस्टन एज की जो एंडिंग हुई वो 1744 में जब पोप की मृत्यु हो गई तब, और फिर 1745 में स्विफ्ट की मृत्यु हो गई तब। 228वां क्वेश्चन कहता है कि रॉबिन्सन क्रूसो, CRUSOE, रॉबिन्सन
क्रूसो जो है उसके लेखक कौन है? देखिए, रॉबिन्सन क्रूसो जो हैं उसके लेखक जो हैं डैनियल डेफो साहब हैं। रॉबिन्सन क्रूसो CRUSOE, रॉबिन्सन क्रूसो के लेखक जो हैं वो डैनियल डेफो हैं, DEFOE, डेफो साहब। रॉबिन्सन क्रूसो जो है CRUSOE, ये एक उपन्यास है डैनियल डेफो का, और रॉबिन्सन क्रूसो उपन्यास है जो 25 अप्रैल 1719 में प्रकाशित हुआ। ये डेफो साहब का पहला फुल नैरेटिव और मोस्ट पॉपुलर नॉवेल है। मिडिल क्लास और एरिस्टोक्रेटिक रीडर्स के बीच में इसको, मतलब ये मिडिल क्लास और जो राजतंत्रशाही परिवार को मानने वाले लोग हैं वो लेखक इसको खूब सुनते हैं। दोनों के बीच में ज़्यादा ये पॉपुलर हुआ। कौन सा? रॉबिन्सन क्रूसो, CRUSOE है। रॉबिन्सन क्रूसो जिसे लिखा है डैनियल डेफो साहब ने, 25 अप्रैल 1719 को पब्लिश हुआ। 229वां क्वेश्चन कहता है कि इंग्लिश निबंध के फादर किसे कहा जाता है? तो इंग्लिश निबंध का फादर जो है वो फ्रांसिस बेकन साहब को कहा जाता है। उनके जो निबंध हैं उनकी विट और एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए बहुत ही फेमस है। विट मतलब हजूरी, तर्क शक्ति से, और एफोरिस्टिक APHORISTI से। अलेक्जेंडर पोप को सबसे बुद्धिमान, सबसे ब्राइटेस्ट और सबसे मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, अलेक्जेंडर पोप जो इसमें ऑप्शन दिया है उसको सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट और सबसे ज़्यादा मीनेस्ट मुख्य माना जाता है मैनकाइंड का। या दूसरे शब्दों में कहें, ह्यूज वॉकर ने कहा है, क्या कहा है? मतलब बेकन साहब तो इंग्लिश के सबसे बड़े विट हैं, फेमस राइटर हैं विट और एफोरिस्टिक की स्टाइल में। अलेक्जेंडर पोप जाने जाते हैं सबसे बुद्धिमान, ब्राइटेस्ट और मीनेस्ट मानवता के। इनके बारे में ह्यूज वॉकर साहब ने कहा है कि बेकन इज़ द फर्स्ट इंग्लिश एसिस्ट। बेकन जो है प्रथम अंग्रेजी निबंधकार हैं। बेकन अपना जर्नल कॉन्सेप्शन जो है निबंधों का, उन्होंने जो फ्रांसीसी लेखक और दार्शनिक मोंटेन साहब थे, MONTAIGNE, मोंटेन साहब से उधार लिया था। सामान्य कॉन्सेप्शन जो है निबंधों का, जो फ्रांसीसी लेखक और दर्शन शास्त्री हैं, मोंटेन साहब से लिया था बेकन ने। और ऐसा कहा जाता है कि यदि मोंटेन साहब ने निबंधों को जन्म दिया था फ्रेंच में, तो बेकन साहब इसको ले आए थे, नया जन्म दिया था इंग्लिश में, यानी मैचरिंग दिस न्यू बॉर्न बेबी इन इंग्लिश। और अगला क्वेश्चन है 230वां और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, कि इन कवियों के बीच में ड्रामेटिक मोनोलॉग्यू जो एक फॉर्म होता है पोट्री का, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग्यू का सबसे अच्छा फाइनेस्ट पोट्री कौन सा है? तो देखिए, जो ब्राउनिंग साहब हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग, शैली, स्यूनबर्न, हॉपकिंस, ये कोई नहीं है। ब्राउनिंग जो हैं, ये जो पोट्री है ड्रामेटिक मोनोलॉग्यू, ये बहुत ही फाइनेस्ट लिखते हैं, अच्छी लिखते हैं, इनएविटेबली, अटलता रूप से साथ साथ लिखते हैं। उन्होंने इस ड्रामेटिक मोनोलॉग को स्पेशली बनाया अपने लिए, ऐसा मालूम पड़ता है, जबकि ही डिड नॉट इन्वेंट। इसको उन्होंने इन्वेंट नहीं किया रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ड्रामेटिक मोनोलॉग को, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने लिए ही बनाया है। ब्राउनिंग हैड ए ड्रामेटिक बेंट ऑफ माइंड, उनके दिमाग में ड्रामेटिक बेंट चला करता है। अब प्रयास करते हैं और सफल भी होते हैं। वेल एट द ड्रामेटिक मोनोलॉग ही हैड ट्राइड हिज हैंड ए ड्रामा प्रॉपर फॉर द स्टेज। अब ड्रामा के ऊपर उनका हाथ प्रयास करते हैं स्टेज पर उचित रूप से, और उसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग बहुत ही सफल होता है। जो स्टेज पर ड्रामा संचालित होते हैं, परफॉर्म्ड होते हैं, उनमें जो है उनका जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो बहुत फेमस होता है। तो इस तरीके से 230 तक क्वेश्चन हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग माय वीडियोज़।